मैं एक बरगद का पेड़ हूँ, सड़क किनारे, एक कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच। मेरा तना मोटा और फैला हुआ है। जड़ें मिट्टी के भीतर गहरी उतर चुकी हैं। शाखाएं इतनी बड़ी और घनी हैं कि धूप का पूरा सूरज भी मेरे नीचे आकर ठहर जाता है। मैं अब 100 साल से भी ज्यादा पुराना हूँ, लेकिन अपनी यादों की कहानी मैं 1990 के दशक से सुनाना शुरू करता हूँ। वो समय आज की तरह तेज तर्रार नहीं था। सुबह होते ही कस्बे की पगडंडी पर लोग निकल पड़ते, कोई दूध लेकर आता, कोई खेत की ओर जाता, तो कोई बच्चा स्कूल की किताबें दबाकर दौड़ लगाता। मेरी छाँव इन सब का ठिकाना थी। छोटे छोटे बच्चे अपने बस्ते जमीन पर रखकर मेरी जड़ों पर बैठ जाते और देर तक बातें करते। कभी कंचे खेलते, कभी गिल्ली डंडा। उनकी हंसी मेरी पत्तियों से टकराकर हवा में गूंजती और मुझे लगता जैसे मैं भी उनके खेल का हिस्सा हूँ। गर्मी के दिनों में जब सूरज तपता था तो लोग अपनी चारपाई खींचकर मेरे नीचे डालते। औरतें सिर पर घड़ा रखकर पानी भरने जाती और लौटते वक्त 2 पल मेरे नीचे बैठकर सांसें संभाल लेती। बुजुर्ग अक्सर शाम को आकर वहीं बैठ जाते और किस्से सुनाते, कभी आज़ादी के दिनों की, कभी अपनी जवानी की। बच्चे उनके इर्द गिर्द बैठकर ताली बजाते, हंसते और कभी गंभीर भी हो जाते। मेरी डालियों पर अनगिनत पक्षियों के घोंसले थे। सुबह की पहली किरण पड़ते ही तोतों की चहचहाहट गूंजती। कभी गिलहरियां मेरी शाखों पर दौड़ लगाती और उनके छोटे छोटे पंजों से मेरी टहनियां हिल जाती। रात को जुगनू आते और मेरी छांव में जैसे कोई मेले सा लगता। वो रोशनी टिमटिमाती तो लगता जैसे मैं किसी मंदिर का आंगन हूँ। 90 के दशक का कस्बा साधारण था, लेकिन सुकून से भरा। बिजली अक्सर जाती रहती थी। ऐसे समय में घरों के लोग लालटेन लेकर बाहर निकल आते और मेरे नीचे बैठकर बातें करते। बच्चे पढ़ाई की किताबें लेकर आ जाते, क्योंकि मेरे आसपास हमेशा कुछ न कुछ उजाला बना रहता, कभी लालटेन का, कभी चांदनी का। मैंने देखा कि कैसे मेरी छांव में बैठकर एक पीढ़ी पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी। कभी कभी मेले लगते थे, कस्बे के लोग सज धज कर निकलते, ढोल नगाड़े बजते और पूरे रास्ते रौनक रहती। मेरी शाखाओं पर रंग बिरंगी लड़ियां बांध दी जाती। बच्चे झूले डालते और दिन भर हंसी ठिठोली करते। उन दिनों मुझे लगता कि मैं सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की धड़कन हूँ। 90 का दशक मेरे लिए सुनहरी यादों का दौर था। लोग मेरे नीचे बैठकर राहत पाते, बच्चे मेरे पास खेलकर बचपन बिताते, बुजुर्ग मेरी छांव में यादें ताजा करते और पक्षी मुझे अपना घर बनाते। मैं चुपचाप खड़ा सब देखता रहा और यही मेरा सुख था। साल बदल गए, घड़ी की सुइयों ने नया सदी दिखा दी 2000। मैं तो वहीं खड़ा था, लेकिन मेरे चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो बच्चे मेरे नीचे बैठकर कंचे और गिल्ली डंडा खेलते थे, अब उनके हाथों में छोटी छोटी मशीनें आ गई थीं। कस्बे में पहली बार मोबाइल फोन आया था। शुरू में तो लोग उसे कान से लगाकर जोर जोर से बात करते, मानो सामने वाला सुन ही नहीं पाएगा। लेकिन देखते ही देखते वो मोबाइल बच्चों से लेकर युवाओं तक सबके लिए आकर्षण बन गया। अब खेल कम हो गए और बातें ज्यादा। मेरी छांव अब उतनी भीड़भाड़ वाली नहीं रही। पहले जहां शाम होते ही पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाता था, अब ज्यादातर लोग टीवी के सामने बैठने लगे। गांव में केबल आया, रंगीन चैनलों की चमक ने मेरी छांव से लोगों का ध्यान खींच लिया। बुजुर्ग तो अब भी आते, लेकिन वो अकेलेपन की शिकायत करते। कहते, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अब बस टीवी देखते रहते हैं। मैं उनकी बातों में उनके दिल की कसक सुनता। कस्बे का बाजार भी बदलने लगा था। साइकिलों की जगह मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। पहले जो बैलगाड़ी और रिक्शा इस सड़क पर चलते थे, अब उनकी जगह छोटे छोटे ऑटो आने लगे। गाड़ियां मेरे चारों ओर से गुजरती और उनके धुएं से मेरी हरी पत्तियां हल्की सी मुरझाने लगतीं। फिर भी कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं। गर्मी की दोपहर में थके हुए मजदूर आज भी मेरी छांव में आकर लेट जाते। बच्चों का शोर भले ही कम हो गया था, लेकिन कभी कभी स्कूल से लौटते हुए 2-4 बच्चे अब भी मेरी जड़ों पर बैठकर अपनी टिफिन की बची रोटियां निकाल लेते और हंसते खेलते खाते। उन हंसियों से मुझे लगता कि मेरी सांसें अब भी जिंदा हैं। 2005 तक आते आते मैं महसूस करने लगा था कि समय की रफ्तार तेज हो गई है। लोग अब पहले जितनी देर रुकते नहीं थे। उनके पास समय कम हो गया था, मानो सब कहीं ना कहीं भाग रहे हों। लेकिन जब भी कोई बुजुर्ग मेरी छाल को सहलाकर अपने बचपन की बातें करता, हमने तो इसके नीचे पढ़ाई की थी, इसके नीचे शादी की बारात रुकी थी, तब मुझे लगता कि मेरी जड़ें सिर्फ मिट्टी में ही नहीं, लोगों की यादों में भी गहरी धंसी हुई हैं। यह दौर मेरे लिए गर्व और बदलाव का मिला-जुला समय था। मैं बूढ़ा हो रहा था, लेकिन अब भी कस्बे की पहचान था। हालांकि दिल के किसी कोने में मुझे यह महसूस होने लगा था कि आने वाले साल मुझे और भी तन्हा कर देंगे।
मैं उस बड़े पुराने बरगद के पेड़ की तरह खड़ा था, जिसकी जड़ें मिट्टी के भीतर गहराई तक समा चुकी थीं और जिसकी शाखाएं अब गांव की पहचान बन चुकी थीं। पर धीरे-धीरे दुनिया बदलने लगी थी। 2000 का दशक शुरू हो चुका था और उसके साथ ही गांव की तस्वीरें भी बदलने लगी थीं। पहले जहां मेरे नीचे लोग मिट्टी पर बैठकर बातें करते थे, वहीं अब लोग अपने घरों से प्लास्टिक की कुर्सियां खींच कर लाने लगे थे। बच्चों की हंसी अब भी थी, लेकिन हाथों में लकड़ी की टहनियां या मिट्टी के खिलौने नहीं, बल्कि चमकीले प्लास्टिक के गेंदे और सस्ते बैट बॉल आ गए थे। कुछ लड़के मुझे लटक कर झूलते, लेकिन उनके कपड़े अब पहले जैसे सादे नहीं रहे। किसी के पास रंग बिरंगी टी शर्ट थी जिस पर बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षर छपे थे, तो किसी के पास चप्पलें जिनमें रोशनी जलती थी। गांव के पास अब कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क बनने लगी थी। हर सुबह मैं देखता कि कुछ मजदूर कंक्रीट और डामर बिछाते, ट्रैक्टर रेत लेकर आता और मशीनें गड़गड़ाती। मुझे वो समय अच्छे से याद है, क्योंकि उसी वक्त पहली बार गांव में ऑटो रिक्शा आया था। बच्चों के लिए वह किसी मेले से कम नहीं था। मैं देखता कि वे सब उत्सुकता से उसे घेर लेते और ड्राइवर से सवाल पूछते, भैया ये गाड़ी पीछे से क्यों आवाज़ करती है? मेरे आसपास का वातावरण अब धीरे-धीरे मशीनों की आवाज़ से भरने लगा था। पहले सिर्फ बैलों की घंटियों की टन-टन सुनाई देती थी, पर अब मोटरसाइकिलों का शोर मेरे कानों तक पहुंचता था। जहां पहले बैलगाड़ी की धीमी गति से रास्ते तय होते थे, अब मोटरसाइकिल पलक झपकते ही गांव से बाहर चली जाती थी। पर सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने महसूस किया, वह लोगों के रिश्तों में था। पहले पूरा गाँव एक परिवार की तरह लगता था। शादी हो या त्योहार, हर कोई इकट्ठा होकर मेरे नीचे बातें करता था। लेकिन अब धीरे-धीरे लोग अपनी-अपनी दुनिया में सीमित होने लगे थे। कुछ परिवार शहर जाकर बसने लगे थे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई या नौकरी के लिए अब गाँव छोटा पड़ने लगा था। जब भी कोई परिवार गाँव छोड़ता, मैं उनकी आखिरी झलक देखता। घर के आंगन की मिट्टी छोड़ते हुए उनके चेहरों पर उत्साह भी होता और एक अदृश्य उदासी भी। मुझे वो भी याद है जब पहली बार गांव में मोबाइल फोन आया था। एक लड़का जो बाहर शहर से लौटा था, मेरे नीचे बैठकर सबको दिखा रहा था कि बिना तार के किसी से कैसे बात हो सकती है। पहले तो लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सबको इसकी आदत हो गई। बच्चों के खेल कम होने लगे और बड़े भी अब आपस में बैठकर बातें कम करने लगे। मैं सब देख रहा था। लोग आगे बढ़ रहे थे, समय तेजी से बदल रहा था, लेकिन मेरे लिए हर सुबह वही थी। सूरज की लालिमा, परिंदों की चहचहाहट और बच्चों की कभी-कभार की आवाज़। मैं खड़ा था अपनी जगह, पर दुनिया मेरे चारों ओर भाग रही थी। और तब मुझे महसूस हुआ, गोल्डन एज, जिसे मैं 90 के दशक कहता था, वो धीरे-धीरे पीछे छूट रहा था। अब गाँव की रफ्तार अलग थी और मैं सिर्फ़ एक गवाह था, जिसे कोई बदल नहीं सकता। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। अब तक मैं अपनी शाखाओं में कितने ही मौसमों की गवाही दे चुका था। 90 के दशक के बाद का यह नया दौर गाँव की ज़िंदगी में और भी बदलाव लेकर आया। अब लोग सिर्फ़ बैल और हल से नहीं, बल्कि ट्रैक्टर से खेत जोतने लगे थे। मेरे सामने से जब पहली बार नीले रंग का छोटा-सा ट्रैक्टर गुज़रा, तो बच्चों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। वही बच्चे जो कभी मेरी जड़ों के पास कंचे खेलते थे, अब बड़े हो रहे थे। उनके चेहरे बदल रहे थे, पर उनकी हँसी वही थी, खिलखिलाती और निर्मल। मेरे चारों ओर का गांव भी बदल रहा था। मिट्टी के घरों पर अब टिन की छतें लगने लगी थीं। कुछ परिवारों ने पक्के मकान भी बना लिए थे। पर शाम के समय जब लोग अब भी चारपाई लेकर मेरे नीचे बैठते, तब लगता मानो सब वैसा ही है। गांव की औरतें अब भी मेरे नीचे बैठकर गेहूं साफ करतीं। बच्चे अब भी लुका छिपी खेलते और बुजुर्ग अब भी ताश की गड्डी खोलकर अपनी दुनिया में मग्न हो जाते। पर एक और चीज़ धीरे-धीरे बदल रही थी, लोगों का समय। पहले शाम होते ही पूरा गाँव मेरे नीचे इकट्ठा हो जाता था, लेकिन अब टीवी और बिजली ने सबको घर के भीतर खींच लिया था। जिन घरों में पहले रेडियो ही सबसे बड़ा शौक था, वहाँ अब छोटे-छोटे टीवी आ गए थे। मुझे याद है, एक बार बरसात के मौसम में मेरे नीचे बैठे कुछ लड़कों ने मेरे पास रखी बैटरी से टीवी चलाने की कोशिश की थी। बारिश की गंध, कीचड़ से भरे पाँव और उनके चेहरे पर उत्सुकता, वो दृश्य मेरे भीतर हमेशा के लिए छप गया। साल 2000 के आसपास गांव के बाहर की सड़क कच्ची से पक्की बन गई। अब बैलगाड़ी की जगह मोटरसाइकिलें दौड़ने लगीं। मैं हैरान होता, क्योंकि अब गांव की चुप्पी अक्सर मोटर की घरघराहट से टूट जाती थी। जो लड़के कभी मुझे पत्थर मारकर आम गिराते थे, वही अब बाइक चलाकर इतराते हुए निकलते। समय ने उन्हें भी बदल दिया था। इन सबके बीच मेरे लिए सबसे प्यारे पल वही थे जब गर्मियों की दोपहर में थके हुए किसान मेरी छांव में सुस्ताने आते। उनके माथे से पसीना टपकता और मैं अपनी ठंडी छांव से उन्हें राहत देता। कई बार तो छोटे बच्चे मेरी डालियों से झूलकर हंसी की गूंज पैदा कर देते। ये सब देखकर मुझे लगता, चाहे कितनी भी मशीनें आ जाएं,
इंसानों को अब भी मेरे साये की जरूरत है, पर धीरे धीरे एक बेचैनी मेरे भीतर घर करने लगी। गांव के बच्चे जो कभी मेरे तने से लगकर कहानियां सुनते थे, अब मोबाइल में व्यस्त रहने लगे। मैं देखता, उनकी नजरें अब आकाश में उड़ते पक्षियों पर नहीं, बल्कि छोटे से स्क्रीन पर टिकी रहती। पक्षी जो कभी मेरे घोंसलों में चहचहाते थे, अब भी थे, मगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचा। कभी कभी मुझे लगता, शायद ये मेरा स्वर्ण युग समाप्त हो रहा है। वो समय जब लोग मेरे नीचे बैठकर रिश्तों को बाँटते थे, हँसी मज़ाक करते थे, गीत गाते थे, धीरे-धीरे अतीत बन रहा था। अब मेरे आस-पास सब कुछ बदल रहा था। गाँव की भाषा, लोगों का रहन-सहन और सबसे ज़्यादा उनका वक़्त। मैं अब भी खड़ा था, जड़ों से मज़बूती से जुड़ा हुआ, लेकिन मन में एक सवाल गूंजता रहता, क्या आने वाले सालों में भी मेरे साये की वैसी ही अहमियत रहेगी, जैसी पहले थी? या मैं बस लोगों की यादों में एक कहानी बनकर रह जाऊँगा? साल अब 2035 था। मैं अब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना, थका-हारा, मगर अब भी खड़ा था। मेरी जड़ें गहराई तक धरती को थामे थीं, लेकिन ऊपर से मैं बूढ़ा हो चला था। मेरी मोटी छाल जगह-जगह से उखड़ने लगी थी। कई शाखें अब सूखी पड़ी रहतीं, फिर भी मेरी हरियाली पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। मैं अब भी हर सुबह सूरज को अपने पत्तों के बीच से झांकते देखता और हवा को अपनी डालियों से गुनगुनाते महसूस करता। लेकिन अब मेरे चारों तरफ का मंजर बहुत बदल चुका था। गांव तो अब गांव रहा ही नहीं था। चारों तरफ पक्की सड़कें, दफ्तर, दुकानें और गाड़ियों की भीड़। जिस मिट्टी की खुशबू कभी बारिश के साथ उठती थी, वह अब डामर की सख्त गंध में खो गई थी। जहां कभी बच्चे आंख में चौली खेलते थे, वहां हमें अब मोबाइल फोन हाथों में लिए लोग चलते हुए भी स्क्रीन में खोए रहते थे। पुराने घरों की जगह अब बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी थीं और मेरे आसपास का वो सुकून जैसे गायब हो चुका था। मैंने पिछले कुछ सालों से सुनना शुरू कर दिया था कि सरकार यहाँ से होकर एक चौड़ी हाईवे बनाने वाली है। शुरू में मुझे लगा ये भी उन अफवाहों में से एक होगा, जैसे पहले कई बार सुनी थी। लेकिन फिर सर्वे करने वाले लोग आए। उन्होंने मेरी जड़ों के पास चूना से निशान लगाए। मैं समझ गया, अब मेरे जीवन का समय पूरा होने वाला है। हर गुजरते दिन मुझे महसूस होता था कि समय कितनी तेजी से बदल गया है। जहाँ कभी बैलगाड़ी की धीमी आवाज आती थी, वहां अब तेज गाड़ियों का शोर होता। पहले लोग मेरी छांव में बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे। अब वे अपनी गाड़ियों में बैठकर गुजर जाते, बिना मुझे देखे। फिर आते एक दिन अखबार में पढ़ने वाले लोगों की बातचीत मैंने सुनी। हाईवे बनेगा तो यहाँ की जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, गांव शहर से जुड़ जाएगा और विकास तेजी से होगा। यह सुनकर गांव के कई लोग खुश थे, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं सोचता था, क्या वाकई विकास का मतलब यही है कि मैं, जिसने पूरे 100 साल तक इस धरती को सांसें दी, अब सिर्फ एक बाधा माना जाऊं? क्या मेरी छांव में पले बढ़े लोग अब मुझे याद भी करेंगे? मेरे पास अब बहुत समय नहीं था। मुझे पता था जल्द ही मज़दूर आएँगे, आरी चलेगी और मैं सिर्फ़ यादों में रह जाऊँगा। लेकिन उस आखिरी वक़्त तक मैं हर हवा की लहर को, हर पंछी के गीत को और हर सुबह की रोशनी को जी भरकर महसूस करना चाहता था। मैं अब भी अपने चारों ओर की दुनिया को देखता और सोचता, शायद यही जीवन है, परिवर्तन की एक लंबी श्रृंखला, और मैं इस श्रृंखला का एक पन्ना हूँ, जो अब बंद होने जा रहा है। मेरे जीवन का यह अंतिम हिस्सा है। 100 साल से भी अधिक समय मैंने इस धरती पर बिताए, असंख्य ऋतुएँ देखीं, अनगिनत बच्चों की खिलखिलाहट सुनी, प्रेमियों के वादे सपने सहेजे और बुजुर्गों की यादों का साथी बना। लेकिन अब मेरी जड़ें समझ चुकी थीं कि विदाई का समय आ गया है। 1035 की सुबह थी। चारों ओर मशीनों की आवाज़ें गूंज रही थीं। भारी भरकम क्रेनें और आरी वाले मज़दूर सड़क के किनारे इकट्ठा थे। मेरे चारों ओर लाल निशान लगाए जा चुके थे, जिन पर लिखा था हाईवे प्रोजेक्ट टेम्बरचर संचय प्रोजेक्ट डिमोलिशन ज़ोन। मैं जानता था, अब मेरे तन से पत्ते नहीं झरेंगे, बल्कि पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरा मन अशांत नहीं था। मैंने सोचा, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया, वही यदि मुझसे यह बलिदान माँग रही है, तो क्या यह बुरा है? मेरे आस-पास के लोग भावुक थे। गाँव के कुछ बूढ़े, जिन्होंने मेरे नीचे बचपन बिताया था, आए और मेरे तने को सहलाकर बोले, "ये पेड़ तो हमारे बचपन का साथी है। इसे जाते हुए देखना आसान नहीं होगा।" कुछ और लोग आए। एक नौजवान लड़की मेरे पास खड़ी होकर रोने लगी। उसके दादाजी ने उसके कान में कहा, "बेटा, ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी यादों का घर है।" सरकारी कर्मचारी भी थोड़े मौन खड़े थे। उन्हें पता था कि यह काम ज़रूरी है,
पर वे भी समझते थे कि यह एक युग का अंत है। जब मशीन की आरी मेरे तने पर लगी तो मुझे दर्द हुआ, पर उसी क्षण मेरे भीतर वर्षों की स्मृतियां चलचित्र की तरह घूम गईं। मैंने 90 के दशक के बच्चों को देखा जो मेरे नीचे लुका छिपी खेलते थे। मैंने सुना वह पहला रेडियो गीत जो किसी ने मेरी छाया में बैठकर बजाया था। मैंने महसूस किया उन प्रेमियों की धड़कनें जिन्होंने मुझे अपना गवाह बनाया था, और मैंने उन पक्षियों की उड़ान देखी जिन्होंने मुझ पर घर बनाए थे। मेरी लकड़ी टूट रही थी लेकिन मेरा हृदय शांत था। मैंने सोचा शायद मेरे बाद यहाँ हाईवे बनेगा और उस पर दौड़ती गाड़ियां नए सपनों को जोड़ेंगी। मेरी छाया नहीं रहेगी, पर मेरी जड़ें तो इस मिट्टी में रहेंगी। हो सकता है मेरे बीज कहीं और अंकुरित होकर फिर से जीवन पाएं। जब मेरा विशाल शरीर जमीन पर गिरा तो धूल का एक बादल उठा और हवा में मिल गया। लोग मौन थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और मेरे भीतर एक अजीब सी शांति, क्योंकि मैं जानता था मैंने अपना समय पूरा किया, अपना कर्तव्य निभाया। मेरी कहानी यहाँ समाप्त हुई, पर धरती पर जीवन का चक्र चलता रहेगा। मेरी आखिरी फुसफुसाहट थी, मैं चला गया हूँ, पर मेरी यादें इस मिट्टी, इस हवा और उन दिलों में हमेशा रहेंगी जिन्होंने मुझे कभी छुआ था। और इसी के साथ मेरी 100 साल की कहानी समाप्त हुई।